स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MED2 सतत विकास मुद्दे एवं चुनौतियाँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण सुरक्षा के लिए किन्हीं दो अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं सम्मेलन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो दो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए ना, उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है। आइए देखते हैं। पर्यावरणीय समस्या किसी एक देश की समस्या नहीं है बल्कि एक विश्वव्यापी समस्या है। ठीक है, पर्यावरण की जो समस्या है वो किसी एक देश की नहीं है बल्कि पूरे विश्व की है, क्योंकि पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है वो किसी एक देश को थोड़ा ना पहुंच रहा है। पर्यावरण का नुकसान तो सभी देशों को पहुंच रहा है। इसलिए पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। अनेक पर्यावरणीय समस्याएं राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहती। ठीक है, पर्यावरणीय समस्या कोई एक ही, अब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है ये, तो वो केवल एक ही देश तक सीमित रहेगी, तो पूरे विश्व में है ना, पूरे विश्वव्यापी समस्या, सब पूरा विश्व उससे प्रभावित हो रहा है, पूरे विश्व के देश उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए क्या है, और प्रत्येक देश के पास उन समस्याओं से निपटने के पर्याप्त साधन भी नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है। ठीक है, अनेक पर्यावरणीय समस्याएं राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहती। उनके समाधान के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी तथा ऐसे साधनों की आवश्यकता होती है जो व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक देश के पास नहीं होते। अतः उनका निदान अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, अब एक अंतर्राष्ट्रीय कानून व समझौता जो था, सम्मेलन जो था, वो क्योटो प्रोटोकॉल था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। किससे जुड़ा था क्योटो प्रोटोकॉल? UNFCCC। क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा था? UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्योटो प्रोटोकॉल के सभी सदस्यों को उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रतिबद्ध करता है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़े जो भी सदस्य थे ना, उन सभी सदस्यों को ना अपने उत्सर्जन में कमी करनी थी, उससे संबंधित था ये प्रोटोकॉल। जापान के शहर क्योटो में वर्ष 1997 में अपनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो क्या है? क्योटो जापान का शहर था और ये कब अपनाया गया था? 1997 में अपनाया गया था। इस प्रोटोकॉल से संबंधित जो भी नियम बनाए गए हैं वो नियम माराकेश में वर्ष 2001 में आयोजित COP7 के द्वारा बनाए गए। ठीक है, प्रोटोकॉल जापान के शहर 1997 में इसे अपनाया गया था। प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था? 1997 में, और 2001 में ये COP7 के दौरान लागू किया गया था। इसमें यह स्वीकार किया गया था कि 150 से अधिक वर्षों से विकसित देशों में जो औद्योगिक गतिविधियां हुई है, ठीक है, 150, इसमें यह बोला गया है कि 150 जो विकसित औद्योगिक जो देश थे ना, विकसित देश जो थे, उन्होंने ना 150 वर्षों से जो औद्योगिक गतिविधियां की थी ना, उन गतिविधियों के कारण ही वातावरण में GHG उत्सर्जन में बढ़ोतरी हुई थी। 150 वर्षों से जो वो औद्योगिक गतिविधियां कर रहे थे ना, उसके कारण ही उत्सर्जन में बढ़ोतरी हुई थी। और इसके जो मुख्य जिम्मेदार है ना, ये विकसित देश ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये इनमें ही औद्योगिकरण हो रहा था और 150 वर्षों से वो औद्योगिकरण की प्रक्रिया कर रहे थे, जिसके कारण वर्तमान में जो है उसका GHG लेवल, मतलब उत्सर्जन का जो लेवल है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके लिए इस बात को उन लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि जिसके लिए विकसित औद्योगिक देश ही जिम्मेदार है। इसकी प्रतिबद्धता को 2 चरणों में विभाजित किया गया। ठीक है, पहला चरण था वर्ष 2008 से 2012 से, मतलब पहला जो इसका जो चरण था ना, वो 2008 से शुरू होता है और 2012 को समाप्त होता है। इसमें औद्योगिक रूप से विकसित देशों को 1990 की तुलना में अपने उत्सर्जन को 5% कम करना था। ठीक है, औद्योगिक देशों का जो उत्सर्जन था ना, वो 1990 में जो था उससे 5% उन्हें कम करना था। और दूसरा चरण जो शुरू होता है वो 2013 से 2013 से शुरू होता है और 2020 को वो समाप्त होना था। और इस चरण में उत्सर्जन को 18% कम करना था। और इस चरण में जो उत्सर्जन को कितना कम करना था? 18%। पहले फर्स्ट पॉइंट में कितना कम करना था? 5%। और 1990 की तुलना में, 1990 में जो उनका उत्सर्जन था ना, उससे उन्हें 5% कम करना था, और दूसरे में 18% उन्हें उत्सर्जन कम करना था।
उत्सर्जन कटौती का उद्योगों पर विपरीत प्रभाव न पड़े, इसके लिए स्वच्छ विकास यंत्र CDM की संकल्पना को अपनाया गया था। ठीक है, अब क्या है, हम उत्सर्जन में कटौती तो कर रहे हैं, पर उससे क्या उद्योगों पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर औद्योगिकरण ठीक से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आर्थिक विकास नहीं हो जाएगा। तो उस चीज़ को भी बैलेंस करने के लिए ना, जिससे कि स्वच्छ विकास, उस चीज़ को भी बैलेंस करने के लिए CDM की संकल्पना को अपनाया गया था। दूसरा समझौता है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है। ठीक है, पेरिस समझौता जो था बहुत एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता था, पर्यावरण से जुड़ा एक समझौता था, जिसे COP21 के सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जिसे COP21 के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए वर्ष 2015 में दुनिया भर के लगभग प्रत्येक देशों द्वारा अपनाया गया था। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा था ना, उसके जो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे थे, तो लगभग दुनिया के सभी लोगों ने ना इसे अपनाया था। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना था। इस समझौते में इसका जो उद्देश्य था ना, वो ये था कि वैश्विक जो ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन जो हो रहा है ना, उसे कम किया जाए, ताकि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। ठीक है, इस सदी में पहले जो वृद्धि हुई है उससे कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। इसके साथ ही आगे चलकर तापमान वृद्धि को और 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, इसके साथ ही आगे चलकर तापमान वृद्धि को और 2 डिग्री कम किया जाए, उसके साथ ही आगे चलकर तापमान की वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक देश को ग्रीन हाउस गैसों के अपने उत्सर्जन को कम करना होगा। और ये इसमें क्या कहा गया था, इसमें ये और कहा गया था कि सभी देशों को अपने ग्रीन हाउस गैस के जो उत्सर्जन है ना, उसे कम करना होगा, जिसके संबंध में कई देशों द्वारा सराहनीय प्रयास भी किए गए थे। ठीक है, और जिसका जो बहुत से देशों ने इसका पालन भी किया था और अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी भी लाई थी। ये समझौता विकसित राष्ट्रों को उनके जलवायु से निपटने के प्रयासों में विकासशील राष्ट्रों की सहायता के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, विकसित देश जो है ना, विकसित राष्ट्र को उनके जलवायु परिवर्तन से निपटने के विकासशील राष्ट्रों की सहायता करता है। विकसित देश जो है ना, विकासशील देशों की ना मदद करेगा उनके जलवायु परिवर्तन में मार्ग दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। किसी एक देश की सरकार पेरिस समझौते के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, पेरिस समझौते के जो उद्देश्य है वो कोई एक देश सरकार नहीं, क्योंकि वैश्विक समस्या है, तो कैसे कम किया जा सकता है, सब लोग मिलकर सहायता करेंगे तभी तो कम की जा सकती है। इसलिए पेरिस समझौते के तहत स्पष्ट रूप से स्थानीय सरकारें, व्यवसायी, निवेशकों, नागरिक समाज, यूनानियों और शैक्षणिक स्थानों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि ये एक वैश्विक समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग, तो कोई किसी एक देश की सरकार उसे पूरा नहीं कर सकती। इसलिए इन सब वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए स्थानीय सरकार भी मदद करेगी, व्यवसाय भी, निवेशक, नागरिक समाज, ये सारे लोग इसमें अपने महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के अलावा पेरिस समझौते में प्रत्येक 5 वर्ष में उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रत्येक देश को योगदान की समीक्षा करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती तो की जाएगी, उसके अलावा पेरिस समझौते के प्रत्येक 5 वर्ष के जो उत्सर्जन में जो कटौती करेगा ना, उसकी समीक्षा भी देखी जाएगी, उसका कम ज़्यादा कैसे क्या हुआ है, वो सारी चीज़ों का देखा जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी, तो जिससे क्या ना ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की जाएगी, बेशक कटौती की जाएगी। और जो के अलावा पेरिस समझौते के प्रत्येक 5 वर्ष में उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रत्येक देश का जो योगदान रहा है ना, उसमें मतलब किसी जो पेरिस समझौते के जो इतने सारे सदस्य हैं उनका योगदान देखा जाएगा कि किसने कितना कम किया है और किस पद्धति से उनका कम हुआ है। जिसका ज़्यादा कम होएगा तो समझ जाएंगे ना हम, फिर आगे संभावित चुनौतियों के लिए तैयार रहेंगे, तो उसकी समीक्षा भी की जाएगी।
समझौते के अनुसार विकसित देशों को जलवायु वित्त के माध्यम से, इसमें क्या होएगा, वित्त के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में विकासशील और अल्प विकसित देशों की मदद करनी चाहिए। इसमें ये कहा गया है कि विकासशील देशों को विकसित देशों जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आर्थिक रूप से मदद भी करेंगे, किसके के जलवायु वित्त के माध्यम से। 186 देश जो 90% से अधिक उत्सर्जन करने के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं, उन देशों को कार्बन कटौती के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाएंगे। 186 देश जो है ना 90% से अधिक उत्सर्जन करने के लिए जिम्मेदार पाए गए हो, तो उन देशों में कार्बन कटौती का जो लक्ष्य है वो निर्धारित कर दिया जाएगा कि तुम अब लिमिट तय कर दी जाएगी उन देशों की कि तुम इतना कर सकते हो, इससे ज़्यादा तुम नहीं बढ़ सकते, एक लिमिट दे दी जाएगी उन्हें। पेरिस समझौते में कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी, सत्यापन और रिपोर्टिंग के लिए अनिवार्य उपाय भी सुझाए गए। ठीक है, पेरिस समझौते के कार्बन उत्सर्जन में जो कटौती की जाएगी ना, उसके लक्ष्य की प्रगति की निगरानी भी की जाएगी, सत्यापन और रिपोर्टिंग वगैरह सब देखा जाएगा अच्छे से, उपाय की सुझाव भी दिए जाएंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।